हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं वसंत क्लासेस पर। कल हमने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और जो लास्ट टॉपिक रहा था वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। यानी कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण की यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो अभिकारक है उसमें जो भाग ले रहे पदार्थ उनका द्रव्यमान जितना होगा उतना ही उत्पाद बनेगा, उतना ही उत्पाद बनेगा। नया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी द्रव्यमान क्या रहेगा? अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर रहेगा। तो इसको भी संतुष्ट करना आवश्यक होता है। ठीक, यानी कि अभिकारक में परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होती है। उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होती है। बराबर होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल हमने एक मैग्नीशियम के रिबन की अभिक्रिया की थी। मैग्नीशियम की रिबन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो अभिकारक है इसमें परमाणु की संख्या है वो बनने वाले उत्पाद के परमाणु की संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, इधर भी कितना? एक है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है वो कितनी है? दो है। और यहाँ पर कितनी है? एक है। तो इसको क्या करना है? बराबर करना पड़ता है। यानी कि इन सूत्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर दो नहीं लगाएंगे, दो कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन तो क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? अब यहाँ पर दो हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर अभिकारक में दो आगे लगा देंगे मैग्नीशियम के। अब देखिए जो परमाणु की संख्या है वो क्या हो गई है? बराबर हो गई। फिर क्या होता है कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या कहता है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या है उनका द्रव्यमान है और बनने वाले उत्पाद है उसके द्रव्यमान के क्या रहता है? बराबर रहता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी ये संतुष्ट करना पड़ता है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 24 होता है। लेकिन परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है। तो क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे और द्रव्यमान कितना इसका? 24 है। फिर क्या करेंगे? प्लस लगाएंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 2 है। तो 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 16 होता है। ठीक, अब जो उत्पाद है, उत्पाद में भी ये जो द्रव्यमान है बनने वाला जो उत्पाद है उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 करेंगे गुणा, यहाँ पर मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना? 24 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। क्लियर? और यहाँ पर जब 2 को 24 से गुणा किया जाता है तो कितना आ जाएगा? 48 प्लस 2 को 16 से गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 32। ठीक, और इधर यहाँ पर 24 को 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा? 48। और 16 को 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना? 32। और इनको यहाँ पर जोड़ने के बाद भी गुणा कर सकते हैं और इस प्रकार से भी हो सकता है। जब इसको काउंट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। और इधर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो ये आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। और जो अभिकारक में परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैं रब कर लेता हूं, इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पार्ट है नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ
एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन लिख देता हूं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और देखें, जब कोयले का दहन होता है किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। फिर नाम आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, और असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। ठीक, और हमें अभी क्या करना है कि कंकाली या ढांचा समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जो इसको हम जो संतुलित करेंगे तो उस विधि को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। इसके लिए एग्जांपल देखा जाए तो वो समीकरण एक ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है, की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ की जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। अब इसे समीकरण के द्वारा भी हम लिख सकते हैं। अभी हमने सीखा था हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में जल का निर्माण होता है। ठीक, अब इस समीकरण को हम संतुलित कैसे करेंगे, ये मेथड हमें सीखना पड़ेगा। और किस मेथड से संतुलित करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा संतुलित करेंगे। अब कैसे संतुलित करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको संतुलित करना सीखे। तो स्टेप 1 में क्या करें कि ये जो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या को लिखें और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या को लिखें, और कितने हो रहे हैं वो बराबर है या नहीं है। तो क्या करें, यहां लिखे क्रम संख्या और यहां लिखें तत्व का नाम, और अभिकारक में परमाणु की संख्या कितनी है वो भी लिखे बाद में। अभिकारकों में परमाणु की संख्या, और इधर एक कॉलम बनाए उत्पाद में परमाणु की संख्या। उत्पाद में परमाणु की संख्या। ठीक,
तो एक क्रम यहाँ लगाए और देखें कि यहाँ पर तत्व का नाम जो पहला है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ लिखे हाइड्रोजन। फिर जो दूसरा है वो कौन सा है, सल्फर, तो यहाँ लिखे सल्फर। और जो तीसरा है वो है ऑक्सीजन, तो यहाँ लिखे ऑक्सीजन। ठीक। और उसके बाद देखें कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अभिकारकों में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, तो यहाँ लगाएं 2। फिर उत्पाद में परमाणु की संख्या देखें हाइड्रोजन के, तो वहां पर कितनी हो रही है, वहां पर भी 2 हो रही है, तो वहां पर लिख दे 2। फिर सल्फर के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो यहाँ लिख दे 1। फिर उत्पाद में देखें तो उत्पाद में परमाणु की संख्या सल्फर की कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो यहाँ पर भी लिखे 1। और उसके बाद देखें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो यहाँ लिखे 2। और उसके बाद उत्पाद में चेक करें, उत्पाद में परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो टोटल हो गया 3, तो यहाँ लिखे 3। अब इसको देखकर आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों तथा उत्पादों में बराबर है, और सल्फर के अभिकारकों में परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या अभिकारकों में जितनी है उतनी उत्पाद में नहीं है। यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 हो रही है, और यहाँ पर कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें, 3 से क्या करते हैं, गुणा कर दें, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और उसी की बात यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो उत्पाद में भी परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन के बराबर हो जाएगी। ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 होगा तो ये ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो करें इसको संतुलित। चलो एक बार इसको रब कर लेता हूं मैं एक बार। चलिए ऑक्सीजन को इस प्रकार से बराबर करने के बाद हम रासायनिक समीकरण है जो किस प्रकार संतुलित होगा उसको स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हो रहा था। अब यहाँ पर अगर ये 3 से गुणा किया है तो यहाँ कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ पर अभी क्या करना होगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने है, 1 है, तो यहाँ क्या करें कि इसको 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करें, 2 से गुणा कर देंगे, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2, तो 4 और 2 कितने हो जाएगी, टोटल 6 हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो गई, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर हो गई। तो स्टेप जो 2 है इसमें देखें अभी कि परमाणु की संख्या अब कितनी है, यानी कि अब सल्फर के परमाणु की संख्या भी चेंज हो रही होगी और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लगे हैं, तो सल्फर के भी कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो वापस चेक करें कि अभी कि यहाँ पर परमाणु की संख्या अभिकारकों तथा उत्पाद में कितनी है वो लिखकर पता करें। तो वापस क्या करें, एक सारणी बनाए, क्रम संख्या, तत्व का नाम, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या। उत्पाद में परमाणु की संख्या, यहाँ क्रम संख्या 1 लगाए, यहाँ लिखे हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर, और जो तीसरा है वो है ऑक्सीजन। अब वापस देखें इस आंशिक समीकरण में कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या अभिकारकों में कितनी है, 2 है, तो यहाँ लिखे 2। और फिर देखें कि यहाँ पर उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, 2 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर सल्फर के देखें, यहाँ पर सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, सल्फर के परमाणु की संख्या 1 है, और यहाँ पर कितनी हो रही है, 2 हो रही है, तो यहाँ लिखे 2। और उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, अभी इसको हमने संतुलित किया था, तो ये कितने है, 6, और इधर भी कितना होगा, 6 होगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 हो रही है और वहां पर 4 हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को संतुलित करेंगे। यहाँ पर 4 है, अगर इसको 2 से गुणा कर दे, 2 से गुणा कर दे, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार करने के बाद जो समीकरण है वो किस प्रकार हो जाएगा,
ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 है और यहाँ है 2, तो यहाँ कर देंगे 2 आगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अब समीकरण आप देख सकते हो संतुलित है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 हो रही है, इधर भी कितनी हो रही है, 4 हो रही है। ठीक, उसके बाद सल्फर के परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है, 2 है, और इधर कितनी है, 2 है। और उसके बाद ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर 6 है अभिकारकों में, और यहाँ पर ये उत्पाद में परमाणु की संख्या इसमें 4 और इसमें 2, तो टोटल हो गई है यहाँ पर 6। तो दोनों में ये जो परमाणु की संख्या है, जितने भी तत्व है तीनों, उनके परमाणु की संख्या क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो ये अभी जो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो इसको वापस एक बार लिख दें। ठीक, तो चलिए रासायनिक समीकरण है, इस प्रकार से संतुलित किया जाता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।